डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन डिस्कस करने के पहले हम डिस्कस करेंगे डिसइंफेक्शन एंड क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज पैथोजेंस को किल करते हैं। सो डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक वाटर सेफ फॉर यूज। डिसइंफेक्शन के लिए हमें डिसइंफेक्टेंट का यूज करना होता है और एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट में कुछ क्वालिटीज डिजायरेबल होती हैं। सो an ideal disinfectant should kill the pathogen quickly at room temperature. It should not be toxic. It should not be expensive. That is, it should be inexpensive. ये बहुत महंगा नहीं होना चाहिए. And it provide protection against any contamination in water during supply and स्टोरेज। और इसमें ऐसी क्वालिटीज होना चाहिए कि जब वाटर को हम स्टोर करें या वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है, सप्लाई सिस्टम में जाता है, उस ड्यूरेशन में भी उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं आ पाए। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे डिसइंफेक्टेंट में डिजायरेबल होती है। तो हम देखते हैं कि ये सारी क्वालिटीज हमें क्लोरीन में मिल जाती है। अब जब हम क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके HOCl दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड और HCl बनाता है। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है दिस इज स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड। ये एक स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड होता है और ये हाइपोक्लोरस एसिड H+ आयन OCl- में आयोनाइज होता है। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। ये जो हाइपोक्लोराइट आयन बना है दिस इज ऑल्सो ए डिसइंफेक्टेंट, लेकिन HOCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड होता है इन कंपैरिजन टू दिस हाइपोक्लोराइट आयन। अब जब हम क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं देन दिस क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। अगर वाटर में कोई रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं तो ये क्लोरीन उनको ऑक्सीडाइज करता है। अगर वाटर में अमोनिया प्रेजेंट है तो क्लोरीन इस अमोनिया का क्लोरीनेशन करता है। अगर वाटर में ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो क्लोरीन उनका भी क्लोरीनेशन करता है। इसके बाद क्लोरीन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन करता है और पैथोजेंस को किल करता है। अब वाटर में डिसइंफेक्शन पर्पस से और इम्प्यूरिटीज को डिस्ट्रॉय करने के पर्पस से कितने अमाउंट में क्लोरीन रिक्वायर्ड होगी ये डिपेंड करता है वाटर में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज पर। अगर वाटर में ज़्यादा इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी तो ज़्यादा अमाउंट में हमें क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर वाटर में कम अमाउंट में इम्प्यूरिटीज होगी, कम अमाउंट में कंटैमिनेशन होगा तो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट हमें कम होगी। अब वाटर में हमें कितने अमाउंट में क्लोरीन ऐड करना है ये डिपेंड कर रहा है वाटर की क्वालिटी पे, और इसे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। सो when chlorine is added to a sample of water and its amount is estimated experimentally after a few minutes of addition, it is found that the available chlorine is not equal to the amount of chlorine added. तो जब भी हम वाटर में क्लोरीन का अमाउंट ऐड करते हैं और उसके कुछ मिनट बाद जब हम एक्सपेरिमेंटली उसमें क्लोरीन का अमाउंट डिटरमाइन करते हैं तो वाटर में जो क्लोरीन का अमाउंट होता है वो जितने अमाउंट में क्लोरीन हमने ऐड किया होता है उससे कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरीन हमने ऐड किया है वो क्लोरीन डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में कंज्यूम हो जाता है। जब हम अप्लाइड क्लोरीन डोज और रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है और वो कर्व कहलाता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व। सो दिस ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व इंडिकेट ए रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू वाटर एंड रेसिडुअल क्लोरीन। कितने अमाउंट में क्लोरीन हमने ऐड किया है वाटर में और कितने अमाउंट में क्लोरीन वाटर में बच गया है। जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व। And this breakpoint chlorination is an experimental technique used to estimate amount of chlorine required for complete destruction of organic, inorganic impurities and pathogen. इस ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की हेल्प से हम क्लोरीन का वो अमाउंट एस्टिमेट करते हैं
जो कि किसी भी वाटर सैंपल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक टाइप की इम्प्यूरिटीज, इनऑर्गेनिक टाइप की इम्प्यूरिटीज और उसमें प्रेजेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए सफिशिएंट होता है। अब जब हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व देखते हैं तो एक्स एक्सिस पर हम अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम रेसिडुअल क्लोरीन लेते हैं। तो ये रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है? तो रेसिडुअल क्लोरीन इज इक्वल टू फ्री अवेलेबल क्लोरीन प्लस कंबाइंड क्लोरीन। तो फ्री क्लोरीन में क्लोरीन इटसेल्फ, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन इन्वॉल्व होते हैं। और कंबाइंड क्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो कंबाइंड क्लोरीन हमें दो टाइप से मिलता है, इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ क्लोरामीन्स एंड ऑर्गेनिक टाइप ऑफ क्लोरामीन्स। इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ क्लोरामीन अमोनिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन से फॉर्म होते हैं और ऑर्गेनिक टाइप ऑफ क्लोरामीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लोरीनेशन से हमें मिलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व में हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं क्लोरीन डोज एडेड इन मिलीग्राम पर लीटर और वाई एक्सिस पर लेते हैं क्लोरीन रेसिडुअल। मैंने अभी आपको बताया क्लोरीन रेसिडुअल में फ्री क्लोरीन एज वेल एज कंबाइंड क्लोरीन दोनों इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं ये रैंडम वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज वाटर की क्वालिटी पर डिपेंड करें, लेकिन ग्राफ के लिए हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व होता है इसमें 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 की। तो स्टेज 1 में हम जितना भी क्लोरीन ऐड करते हैं इनिशियली वो सारा का सारा क्लोरीन रिड्यूसिंग कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में कंज्यूम हो जाता है। वाटर में कुछ रिड्यूसिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं जैसे आयरन +2 की इम्प्यूरिटीज़, Mn+2 की इम्प्यूरिटीज़, सल्फाइड इम्प्यूरिटीज़, नाइट्राइट इम्प्यूरिटीज़, सल्फाइट इम्प्यूरिटीज़। तो जितना भी क्लोरीन आप इस स्टेज पर ऐड करेंगे वो सारा का सारा क्लोरीन इन रिड्यूसिंग कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में यूज हो जाता है। तो जब Fe+2 का ऑक्सीडेशन होगा तो ये Fe+3 के कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। Mn+2 है तो Mn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फाइड है तो ये एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्राइट आयंस अगर प्रेजेंट हैं तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सल्फाइड अगर है तो वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में इस तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं और जितना भी क्लोरीन ऐड किया जाता है वो पूरा का पूरा इन रिएक्शंस में कंज्यूम हो जाता है और इसीलिए हमें इस स्टेज में कोई भी रेसिडुअल क्लोरीन नहीं मिलता है। स्टेज 1 के बाद हम क्लोरीन का एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने क्लोरीन ऐड किया, हमें कुछ भी रेसिडुअल क्लोरीन नहीं मिला है। इस स्टेज के बाद जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में तब हमें रेसिडुअल क्लोरीन मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने 0.2 ऐड किया है क्लोरीन तो हमें यहाँ पर कुछ रेसिडुअल क्लोरीन की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टेज 2 में हमें एक कर्व मिलता है B2C। तो ये कर्व B2C इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे एडेड क्लोरीन डोज इंक्रीज होता जा रहा है वाटर में रेसिडुअल क्लोरीन भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो स्टेज 2 में ये जो रेसिडुअल क्लोरीन इंक्रीज हो रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लोरामीन्स। तो यहाँ पर स्टेज 2 में जो क्लोरीन हम ऐड करते हैं वो वाटर में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो उनके क्लोरीनेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और अगर वाटर में अमोनिया प्रेजेंट है तो ये उसके साथ रिएक्शन करके क्लोरामीन्स फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरामीन्स और क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लोरीन रेसिडुअल का टेस्ट देते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे आप क्लोरीन ऐड करते जा रहे हैं इस स्टेज में रेसिडुअल क्लोरीन बढ़ता जा रहा है। ये फ्री रेसिडुअल क्लोरीन नहीं है, ये कंबाइंड क्लोरीन है। दिस इज कंबाइंड क्लोरीन। तो जैसे सपोज करो वाटर में अमोनिया प्रेजेंट है तो अमोनिया की रिएक्शन होगी हाइपोक्लोरस एसिड से और मोनोक्लोरामीन का फॉर्मेशन होगा NH2Cl।
ये NH2Cl फिर हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और डाइक्लोरामीन का फॉर्मेशन होगा NaCl2। डाइक्लोरामीन फिर से हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और ट्राइक्लोरामीन का फॉर्मेशन होगा NCl3। ये इनऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन से इसी तरह से यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन्स भी बन जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे क्लोरामीन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्लोरामीन्स कंबाइंड क्लोरीन होते हैं, तो ये कंबाइंड क्लोरीन का अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है B2C। तो इसीलिए जो क्लोरीन डोज हम ऐड कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें रेसिडुअल क्लोरीन भी मिलता जा रहा है, क्योंकि वाटर में कंबाइंड क्लोरीन इंक्रीज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ क्लोरामीन्स एंड इन फॉर्म ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जैसे जैसे वाटर में क्लोरामीन्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर वाटर में बैड ऑर्डर और बैड टेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब जैसे जैसे जितनी भी इनऑर्गेनिक टाइप की इम्प्यूरिटीज हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनका क्लोरीनेशन हो गया, उसके बाद अगर C पॉइंट के बाद हम अप्लाइड क्लोरीन डोज फिर से इंक्रीज करते हैं तो हमें कर्व मिलती है C2D। CD कर्व इंडिकेट कर रही है कि जैसे जैसे हम क्लोरीन डोज इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे रेसिडुअल क्लोरीन डिक्रीज होता जा रहा है। अब ये C2D रेसिडुअल क्लोरीन डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो क्लोरीन आप इस स्टेज 3 में अप्लाई कर रहे हैं वो क्लोरीन क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोरामीन्स जो कि सेकेंड स्टेज में फॉर्म हुए थे उनका डिस्ट्रक्शन करती है। तो जब क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोरामीन्स का डिस्ट्रक्शन होता है तो ये जो कंबाइंड क्लोरीन है इसका अमाउंट कम होता जाता है। और हमने देखा है कि क्लोरीन रेसिडुअल में कंबाइंड क्लोरीन प्लस फ्री रेसिडुअल क्लोरीन दोनों आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनोक्लोरामीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो ये नाइट्रोजन N2O और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर डाइक्लोरामीन है तो उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो NO2 और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्ट्रक्शन भी होता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरामीन्स का अमाउंट कम होता जा रहा है क्योंकि ये क्लोरामीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंबाइंड क्लोरीन डिक्रीज हो जाता है। अब स्टेज 3 में जैसे जैसे कंबाइंड क्लोरीन का डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है क्लोरीन रेसिडुअल डिक्रीज होते जा रहे हैं और अल्टीमेटली ये एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ये मिनिमम पॉइंट है D एंड दिस मिनिमम पॉइंट इज नोन एज ब्रेक पॉइंट और दिस इज ऑल्सो नोन एज डिप पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट तक हम जितना भी क्लोरीन ऐड करते हैं वो वाटर में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज और पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो वो क्लोरीन हमें फ्री रेसिडुअल क्लोरीन के फॉर्म में मिलता है। मींस जो क्लोरीन आप ऐड करेंगे उतना ही अमाउंट आपको रेसिडुअल क्लोरीन में मिल जाएगा, क्योंकि अब वाटर में ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बचा है आफ्टर दिस पॉइंट D जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे या क्लोरीन को कंज्यूम करे। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं स्टेज 4 में कि जितना क्लोरीन डोज हम ऐड करते जाते हैं उसी के रेस्पेक्ट में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन बढ़ता जाता है। अब इस ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व में एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ब्रेक पॉइंट हमें मिला है ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ नहीं मिला है। इसका मतलब इस ब्रेक पॉइंट पर भी हमें कुछ रेसिडुअल क्लोरीन मिलता है। अगर हम इसे यहाँ से y एक्सिस की तरफ देखें तो सपोज करो इतना अमाउंट क्लोरीन का वाटर में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो स्टेज 3 है इसमें कंबाइंड क्लोरीन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो कंबाइंड क्लोरीन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें कुछ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्ट्रॉय होते हैं और इनऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन्स डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन कंबाइंड क्लोरीन रेसिडुअल में हमने देखा था कि इनऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन्स भी आते हैं और ऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन्स भी आते हैं। तो यहाँ C2D इनऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन्स जो कि अमोनिया से फॉर्म हुए थे, मोनोक्लोरामीन, डाइक्लोरामीन, इनका डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन ऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन्स जैसे N-क्लोरामाइन, N-क्लोरामिनो एसिड, N-क्लोरामाइड ये बच जाते हैं और ये ऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन्स कंबाइंड क्लोरीन रेसिडुअल में इंक्लूडेड होते हैं। तो D पॉइंट पर
वाटर में इतने अमाउंट में कंबाइंड क्लोरीन रेसिडुअल प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन्स होते हैं। और ऑर्गेनिक टाइप के क्लोरामीन्स भी जर्मिसाइडल इफेक्ट रखते हैं। अब इस स्टेज डी के बाद जितना भी अमाउंट में आप क्लोरीन ऐड करेंगे वो सारा का सारा अमाउंट आपको क्लोरीन रेसिडुअल में मिल जाएगा, क्योंकि आफ्टर दिस डी पॉइंट कोई भी ऐसा कंपाउंड वाटर में प्रेजेंट नहीं है जिसके साथ रिएक्शन करने में क्लोरीन कंज्यूम हो जाए। आफ्टर दिस पॉइंट डी जैसे ही हम क्लोरीन डोज इंक्रीज करते हैं, क्लोरीन रेसिडुअल इंक्रीज होने लगता है। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। यहाँ पर हमें कंबाइंड क्लोरीन नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मिलेगा। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मीन्स Cl2, HOCl, OCl माइनस आयंस। सो अलोंग दिस कर्व D to E क्लोरीन डोज इंक्रीज करने के साथ साथ एक्सपोनेंशियली क्लोरीन रेसिडुअल इंक्रीज होते हैं। तो ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व हमें बताता है कि वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टाइप की इम्प्यूरिटीज और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितने अमाउंट में क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अमाउंट होता है जो अमाउंट आपको इस डी पॉइंट पर मिलेगा। जैसे इस फिगर में हम देखेंगे कि डी पॉइंट पर हमें कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.65। तो जो भी हमारा वाटर सैंपल है, अगर हम उसमें 0.65 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन ऐड करेंगे तो वो क्लोरीन इस वाटर सैंपल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टाइप की इम्प्यूरिटीज और पैथोजेंस के डिस्ट्रक्शन के लिए सफिशिएंट है। तो इस डी पॉइंट तक जितना भी क्लोरीन हमें मिलेगा वो वाटर में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा एडिशनल अमाउंट वाटर में क्लोरीन का ऐड करते हैं। वो अमाउंट वेरी करता है 0.1 ppm टू 0.2 ppm। अब ये जो एडिशनल 0.1 टू 0.2 ppm क्लोरीन हम ऐड करते हैं, ये वाटर को फर्दर कंटामिनेशन से प्रिवेंट करता है। जैसे अगर आप वाटर को स्टोर कर रहे हैं या फिर जब आप उसे सप्लाई करते हैं तो इस ड्यूरेशन में भी वाटर में कुछ कंटामिनेशन आ सकता है। तो उस कंटामिनेशन को रोकने के लिए वाटर में हम थोड़ा सा एडिशनल क्लोरीन डालकर रखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम वाटर में क्लोरीन डोज ऐड करते हैं और उस वाटर में कितना रेसिडुअल क्लोरीन बच रहा है इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये ग्राफ ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व कहलाता है। ये ग्राफ हमें इंडिकेट करता है कि कितने अमाउंट में क्लोरीन वाटर में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज और कंटामिनेंट को पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा। ये अमाउंट ब्रेक पॉइंट पर जितना क्लोरीन का अमाउंट होता है ये वो अमाउंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के नोट्स की PDF की लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।